अरविंद केजरीवाल के पास न तो दशकों पुरानी पार्टी है, न जमा जमाया संगठन है, न धनबल है, न बाहुबल है, न सियासी अखाड़े के पहलवान छाप नेताओं का साथ है। फिर भी केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो कर दिखाया जिसे इतिहास भी याद रखेगा। वर्तमान जब इतिहास बनेगा और चुनाव मैदान में जब भी किसी पार्टी के चमत्कारी उदय की बात होगी तो सबसे पहले केजरीवाल की बात होगी। जिन नेताओं ने केजरीवाल को चिल्लर और फ्रस्ट्रेटेड आंदोलनकारी कहकर खारिज किया, आज वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। दिल्ली की जनता ने, आम आदमी ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 1 साल के भीतर ऐसी हैसियत में लाकर खड़ा कर दिया है कि 4 राज्यों में औंधे मुंह गिरी कांग्रेस के हाईकमान राहुल गांधी को भी कहना पड़ा कि केजरीवाल से सीखने की जरूरत है। दिल्ली में केजरीवाल भले ही सरकार न बना पाए, लेकिन अब उनकी नजर लोकसभा चुनाव पर है। आज केजरीवाल ने उन नेताओं को अपनी पार्टी में आने का न्योता दे दिया जो दूसरी पार्टियों में घुटन महसूस कर रहे हैं। इशारा साफ है कि केजरीवाल अब जमी जमाई पार्टियों के विकल्प के तौर पर लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में वक्त सिर्फ 4 महीने हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली की तरह देश में नई ताकत बनेंगे केजरीवाल? क्या लोकसभा चुनाव में जनता केजरीवाल को विकल्प के तौर पर अपनाएगी? इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के उन 28 विधायकों की तस्वीर है जो देश की राजनीतिक जमीन पर नई पौध बनकर उभरी है। ये सिर्फ 28 चेहरे नहीं, बल्कि सियासी आसमान में परवाज भरती आम आदमी की उम्मीदों के सूत्रधार हैं। आज की तारीख में यही 28 लोग देश की राजनीति में ऐतिहासिक करवट के झंडा बरदार हैं। शायद यही ताकत अरविंद केजरीवाल को देश की सियासत बदलने के आह्वान का हौसला दे रही है। जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें भी कई अच्छे लोग हैं, लेकिन घुटन महसूस कर रहे हैं। उनको भी मैं कहूँगा कि या तो अपनी पार्टी में विद्रोह करो और अपनी पार्टियों को सुधारो, और नहीं तो अपनी पार्टियां छोड़ के हमारे साथ आओ। सैकड़ों हजारों काबिल नौजवानों की ताकत के बूते मिली कामयाबी के बाद ये नई महत्वाकांक्षा है अरविंद केजरीवाल की। देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। दिल में दिल्ली जीतने के बाद देश जीतने की महत्वाकांक्षा अंगड़ाई ले रही है। यकीनन अरविंद केजरीवाल की नजर लोकसभा चुनाव पर है, इसलिए वो सियासी महफिल में आह्वान कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियों में जितने अच्छे लोग हैं वो साथ आएं, क्योंकि देश बदलाव चाहता है। ये ऐतिहासिक मौका मिला है हम सब लोगों को देश को सुधारने का। आप सारे लोग एक साथ आओ, आप हमारे साथ आओ, हम हट जाएंगे, आपको तवज्जो देंगे। ये कोई ईगोज की भी बात नहीं है, सब लोगों को एक साथ आने की जरूरत है। लेकिन सवाल है कि घुटन के बीच घूम रहे दूसरे दलों से आए चेहरों को जोड़कर कहीं अपनी ही खींची लकीर से भटक तो नहीं जाएंगे केजरीवाल? सवाल ये भी कि पके पकाए नेता अगर अरविंद केजरीवाल का हाथ थामेंगे तो भ्रष्ट सिस्टम पर झाड़ू कैसे चलेगा? ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों में ऐसे नेताओं की भरमार है जो सत्ता सुख या सांसद और विधायक होने के बाद मलाई खाने के आदी हो चुके हैं। राजनीति को तड़क भड़क, पद और रुतबे से दूर रखने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल के साथ अगर अपनी अपनी पार्टी में घुटन महसूस करने वाले नेता आएंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि अरविंद केजरीवाल का मिशन यानी सियासत और सिस्टम में सफाई का अभियान कामयाब हो पाएगा? बेशक दिल्ली चुनावों में जीत ने अरविंद केजरीवाल को बदलाव की राजनीति का नया प्रतीक बना दिया है। बेशक दिल्ली की जीत ने उन्हें देश जीतने का हौसला दिया है। बेशक अरविंद केजरीवाल की फतह बदलाव लाने को बेकरार जनता की विजय है। बेशक अरविंद केजरीवाल की वजह से देश में ये नई बहस छिड़ी है कि सियासत और सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव का वक्त आ चुका है। I think it's too late for introspection. I think we need a serious revolutionary change in our organization. I think it's too late for introspection. I think we need a serious revolutionary change in our organization. लेकिन ये क्रांतिकारी बदलाव कैसे होगा? क्या सिर्फ हिम्मत और हौसले के बूते दिल्ली जीतने वाली केजरीवाल की पार्टी देश जीत पाएगी? क्या जातिगत समीकरणों के खांचे में घूमने वाली बिहार और यूपी की सियासत केजरीवाल के मिशन में आड़े नहीं आएगी? क्या चंदे के दम पर चुनावी समर में उतरने वाली आम आदमी पार्टी बाहुबल और धनबल के आगे टिक पाएगी? सवाल तो ये भी है कि दूसरी पार्टियों से लाए गए उधार के मोहरों को जनता साफ सुथरी और ईमानदार राजनीति का विकल्प मानेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। केजरीवाल की जीत ने कई पार्टियों के लिए ट्यूशन टीचर की तरह काम किया है। केजरीवाल की जीत ने ही कांग्रेस को मजबूर किया है कि मणिशंकर अय्यर जैसे नेता अपनी ही पार्टी की आलोचना कर रहे हैं और क्रांतिकारी बदलाव की वकालत कर रहे हैं। केजरीवाल की जीत ने
हर पार्टी को सोचने को मजबूर किया है कि कैसे आम आदमी पार्टी, आम आदमी के बूते, आम आदमी को अपना उम्मीदवार बनाकर जीत हासिल कर सकती है और कैसे कांग्रेस जैसी पार्टी के सामने खड़ी होकर उसे हाशिए पर पहुंचा सकती है। यही वजह है कि हर पार्टी में चिंतन और मंथन हो रहा है। केजरीवाल ने जो किया, कैसे किया, और आगे आने वाले समय में अगर इसी तरह की देश की राजनीति हुई, केजरीवाल फैक्टर अगर काम किया लोकसभा चुनाव में, तो बाकी पार्टियों के साथ क्या होगा, ये चिंता पार्टियों के भीतर भी है। चाहे लोकसभा चुनाव में 10, 20, 25 सीटों पर भी केजरीवाल का फैक्टर काम किया तो क्या होगा, ये चिंता है। इसी पर सवाल, यही चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या केजरीवाल लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने अगर उतरते हैं तो उनका मकसद कितना कामयाब होगा, कैसे उन्हें उम्मीदवार मिलेंगे, और उन उम्मीदवारों के बूते केजरीवाल क्या दूसरी पार्टियों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। इन्हीं सवालों के साथ कई मेहमान हमारे साथ हैं। स्टूडियो में है हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी, बीजेपी नेता, जिन्होंने शिकस्त खाई है अरविंद केजरीवाल से। शीला दीक्षित को केजरीवाल ने हराया 25,000 वोटों से। तीसरे नंबर पर है विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली के प्रतिष्ठित बीजेपी नेता हैं। हमारे साथ है विनोद कुमार बिन्नी, आपके नेता, जिन्होंने अशोक वालिया, जो 4 बार लगातार जीते हैं, दिल्ली में मंत्री थे, उन्हें शिकस्त दी। हमारे साथ हैं संतोष भारतीय, पत्रकार भी हैं, नेता भी हैं, अन्ना आंदोलन में अन्ना के साथ हैं, अभी रालेगंज सिद्धि से हमारे साथ जुड़े हैं। इन तमाम मेहमानों से, अखिलेश प्रताप कांग्रेस के नेता, इन सब से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे केजरीवाल फैक्टर, लोकसभा चुनाव में उसका असर, और केजरीवाल अगर लोकसभा चुनाव में उतरते हैं तो, और साथ में ये भी, क्या देश की जनता बीजेपी, कांग्रेस और तमाम परंपरागत पार्टियों से उबी हुई क्या किसी नए विकल्प की तलाश कर रही है, किसी ईमानदार नेतृत्व की तलाश कर रही है, क्या ऐसे नेताओं की तलाश कर रही है जिनका कोई सियासी अतीत, कोई दागदार अतीत न हो। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले विजेंद्र गुप्ता जी। विजेंद्र गुप्ता इसलिए क्योंकि विजेंद्र गुप्ता को ताज़ा जख्म अगर सबसे अधिक आप पार्टी का है, केजरीवाल की पार्टी का है, तो विजेंद्र गुप्ता जी का है। जो नतीजे आए, विजेंद्र गुप्ता तीसरे नंबर पे थे। केजरीवाल, उसी कंस्टिट्यूंसी से केजरीवाल ने चुनाव लड़ा जहां विजेंद्र गुप्ता जी थे। शीला दीक्षित को 25,000 वोटों से हराया विजेंद्र गुप्ता जी। जख्म जो आपको केजरीवाल ने दिया उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, मरहम भी कोई लगा नहीं सकता, अगले चुनाव तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्या संदेश है, आप सब लोगों ने समझने में आप लोग नाकाम रहे समझने में, और आने वाले समय में क्या माना जाए कि जनता परंपरागत पार्टियों के तौर तरीके से ऊब चुकी है और किसी ऐसे साफ सुथरे विकल्प की तलाश में है जहां कुछ ईमानदारी दिखे, जहां करप्शन न दिखे, जहां कुछ ऐसी बात दिखे जो लगा कि बाकी पार्टियों से ही अलग है। देखिए प्रवीण जी, एक बात बहुत साफ है कि लोकतंत्र में पार्टी बनाने का, पार्टी को आगे बढ़ाने का सबका समान अधिकार है। और मेरा ये मानना है कि देश में 1100 पार्टियां हैं, लगभग 46 पार्टियां ऐसी हैं जिनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और अगर उसमें एक पार्टी और जुड़ती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक नई पार्टी जुड़ी है जिसने एक तरह से अपना एक एजेंडा दिया है। नहीं, वो नई पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है विजेंद्र गुप्ता। ऐसा नहीं है, वो पार्टियां वैसे नहीं है जो परंपरागत पार्टियां होती हैं। अजीत जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। खंडरधारी नेता अभी तो जुम्मा जिसका जन्म ही 6-8 महीने का है, उसको आप कैसे इसी जुम्मा के चक्कर में आप लोग शहीद हो गए। मैं तो चर्चा कर रहा हूँ जी, मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। व्यक्ति अल्टीमेट पार्टी का, जैसे कल ही एक मामला शाम को आ गया, मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि जब लोकतंत्र में हम लोग काम करते हैं तो जनता के बीच में से ही लोग चुन करके आते हैं, पार्टियां भी लोगों के बीच में से ही बनती हैं, और आम आदमी ही खास आदमी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, चाहे वो दिल से आम आदमी के रूप में काम करता रहे। लेकिन सवाल ये है ना विजेंद्र गुप्ता जी की, जिसको आप करें जुम्मा 4 दिन हुए या 4 हफ्ते हुए, जो भी हुए, उस जुम्मा में पैदा हुई पार्टी ने हाशिए पर कांग्रेस को पहुंचाया और आपको पता भी नहीं चला, आपके नीचे से जमीन खिसक गई, सरकार नहीं बना पाए। अब सवाल उठता है, क्या देश को ऐसे विकल्प की जरूरत है? क्या जनता ऐसे विकल्प की तलाश कर रही है? कोई परंपरागत नेतृत्व नहीं है, परंपरागत तौर तरीका नहीं है, आम लोगों के बीच, जनता के बीच जाकर कोई उस तरह से फंड, धनबल, बाहुबल और एक जो सब कुछ तिया पांचा तिकड़म जो भी पॉलिटिकल पार्टी का होता है उससे अलग है। कहीं इसी वजह से तो नहीं जनता ने इन्हें अपनाया? हम एक बार इस पर सवाल पूछेंगे, अखिलेश प्रताप सिंह आपके पहले पास आएंगे, लेकिन उससे पहले विनोद कुमार बिन्नी जी, आपने अशोक वालिया को हराया। अशोक वालिया 4 बार लगातार जीते, मंत्री हैं, असरदार डॉक्टर हैं, पूरे पूर्वी दिल्ली में उनका असर है, और उसके बाद उनको हरा कर आया। देश आपको देख रहा है। विनोद कुमार बिन्नी, आप पार्टी के नए विधायक, नवेले विधायक, नई नवेली पार्टी के विधायक जो पहली बार चुनकर आए। विनोद कुमार बिन्नी, हम लोग बात करें क्यों जीते आप, क्या चाहिए जनता को?
क्या जनता को ऐसे विकल्प की तलाश थी और वो देने में आप कामयाब हुए? लोगों को लगा कि ये खद्दरधारी जो नेताओं का हमने चेहरा देखा है उससे ये अलग है, हमारे बीच के आम आदमी, इसलिए इनको जिताया जाए और ये विकल्प जनता को चाहिए। पहले तो मैं विजेंद्र भाई ने एक बात कही थी कि भाई ये ट्रेलर है और फिल्म पूरी बाकी है। ये बिल्कुल वास्तविकता है और सच्चाई है इसमें कि विजेंद्र भाई को पूरा आभास है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक ट्रेलर दिखाया और पूरी फिल्म अभी बाकी है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। समय हमेशा बहुत बलवान होता है और मानने के लिए मजबूर करता है लोगों को। तो पहले तो विजेंद्र भाई को, क्योंकि मेरे साथ पीछे निगम में 2 बार से रहे हैं, 5 साल पीछे हमने इनके साथ गुजारे हैं, 2007 से 2012 तक मेरे निगम में रहे हैं हमारे साथी। और अभी मैं बता दूं कि लोगों में बहुत उम्मीद है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक अलग तरह की राजनीति इस देश में शुरू की है। शराब की राजनीति, पैसे की राजनीति होती है और सब जो कल्चर था उसको हट के कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने नई राजनीति शुरू की है और लोगों ने बहुत विश्वास दिखाया है इसके ऊपर। चलिए विनोद कुमार भी आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार संतोष भारती, अखिलेश जी आपके पास आने से पहले संतोष भारती, आप 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में आए, कांग्रेस से उन्होंने बगावत की, जनमोर्चा बनाया, जनता दल बनाया, उस दौर में आप विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ रहे, आप एक्टिविस्ट भी रहे, नेता भी रहे, चुनाव भी जीते। संतोष जी, अभी इन्होंने कहा कि ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, विजेंद्र गुप्ता जी ने। ट्रेलर में अगर ये हमने नतीजा देखा कि एक साल में एक पार्टी कांग्रेस को हाशिए पर धकेल देती है और दिल्ली में सत्ता के करीब पहुंचते पहुंचते रह जाती है। फिल्म रिलीज हुई तो ऐसा ना हो कि केजरीवाल यहाँ जहां हम देख रहे हैं वहां से बहुत आगे दिखे और कई पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर दें। क्या देश को ऐसे विकल्प की तलाश है? संतोष जी फिर से। अजीत जी, सर अजीत जी, आपने मेरे चुनाव लड़ने को और मेरे राजनेता वाले पक्ष को इतनी मजबूती से रखा कि लोगों को यही लगेगा कि मैं पॉलिटिक्स ही करता हूं। नहीं, आप ये बताइए कि मैंने पत्रकारिता ही की है और ये बीच में एक्सीडेंट था पॉलिटिक्स, नंबर 1। नंबर 2, जिस चीज़ को कांग्रेस और बीजेपी ने नहीं देखा वो था 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन, जब अन्ना जी ने अनशन करने से पहले रामलीला मैदान में जाने की कोशिश की और जिस तरह से सरकार उन्हें जेल ले गई, 3 दिनों तक लोगों ने तिहाड़ जेल को घेर के रखा और वहाँ से लेकर के रामलीला मैदान में 13 दिन का अनशन। इस चीज़ की अनदेखी बीजेपी और कांग्रेस ये मान के करती रही कि लोगों का वक्ती उबाल है, ये उबाल अपने आप में ठंडा हो जाएगा। अन्ना हजारे को लोगों ने भरमा दिया, झूठ बोला, चाहे उसमें प्रधानमंत्री का नाम लें या पूरी संसद का नाम लें। मुझे लगता है इन संकेतों को पहचानने की कमजोरी इन दोनों पार्टियों ने दिखाई। उस संकेत को अरविंद जी ने पहचान लिया, हालांकि अन्ना जी चाहते थे। संतोष जी, लेकिन एक बड़ी बात यह है ना कि अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल से दूरियां बना ली, साफ साफ कह दिया पोस्टर में भी मेरा नाम मत लेना। बीच में नाराजगी की खबरें आई, फंड को लेकर एतराज जताए। अन्ना हजारे के तमाम तरह के एतराज और दूरियों के बावजूद केजरीवाल ने जो किया अपने दम पर 1 साल में किया, जिसको अन्ना हजारे नहीं चाहते थे कि पॉलिटिकल सिस्टम में आए। तो केजरीवाल को क्रेडिट कितना देते हैं? और केजरीवाल टाइप की राजनीति, केजरीवाल फैक्टर, आने वाले समय में देश में क्या ऐसे फैक्टर की तलाश है जनता को? देखिए, ये नज़रिए का फ़र्क है। अन्ना ये चाहते थे कि सारी ताकत लोकसभा चुनाव में लगाई जाए, क्योंकि उनको लगता था कि लोकसभा है जो नीतियां बनाती है, व्यवस्था बदलने में अगर किसी का रोल है तो लोकसभा का रोल है। अरविंद जी का नज़रिया ये था कि अगर हम दिल्ली में जीत जाएंगे तो हम लोकसभा आसानी से जीत जाएंगे। अन्ना जी ये मानते थे कि विधानसभा में पहुँचना या विधानसभा का चुनाव लड़ना नीति बदलने में कहीं काम नहीं आता, सत्ता पाने में तो काम आता है। ये नज़रिए का मैं फिर वापस उसी पर आ रहा हूं। अन्ना ने एक दूरी उनसे बना के रखी। मैं उस पर आऊंगा। केजरीवाल और अन्ना पे मैं बात करने की बजाय मैं ज्यादा चाहूंगा इस फैक्टर लोकसभा चुनाव में जनता किस तरह के विकल्प की तलाश कर रही है, क्योंकि दिल्ली में जो कुछ हुआ अप्रत्याशित है। बहुत सारे लोगों को, मुझे लगता है अन्ना हजारे को भी बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि 28 सीटें आ जाएगी, किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन हुआ। संतोष जी आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन एक बार अखिलेश प्रताप सिंह, जिस ढंग से केजरीवाल को कामयाबी मिली, सबने खारिज किया, कामयाबी मिली। क्या जनता परंपरागत खद्दरधारी नेता, एक ऐसे नेता की छवि हम समझ जाते हैं हुलिया से कि ये नेता है, सफेद कुर्ता एकदम आयरन किया हुआ, तुरंत
क्लफ किया हुआ और धोबी के यहाँ से और ड्राई क्लीनर से आया हुआ कुर्ता, ऐसे कुर्ताधारियों के बीच एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई, हाफ शर्ट पहने हुए, लगा कि कई दिन से शर्ट भी न धुली हो, और इस तरह से उनके साथ जो संगठन है, उसी तरह से युवाओं की फौज, उसी तरह से आम आदमी के बीच निकला हुआ कैंडिडेट जो जीत कर आए हैं, उसमें बहुत सारे युवा हैं। 68 लोग ऐसे हैं जिनका कोई सियासी अतीत नहीं है, पहले चुनाव भी नहीं लड़े, और उनमें से 28 ने कामयाबी हासिल की, 20 दूसरे नंबर पर रहे। तो क्या देश को ऐसे विकल्प की तलाश है जो परंपरागत राजनीति से अलग है, जिसमें थोड़ी सफाई, ईमानदारी, शुचिता दिखती है? अखिलेश जी। अंजुम जी, हिंदुस्तान में बहुत से दल, बहुत से इलाकों में बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा प्रदेशों में उन्होंने आश्चर्यजनक परिणाम भी दिए हैं। ये ऐसा देश है जहाँ पे थोड़े थोड़े दूर पे भाषा, व्यवहार, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और स्थानीय आवश्यकताएं, ज़रूरतें और मुद्दे अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सबको अपना बढ़ने का अधिकार है और सबको बढ़ने के लिए प्रयास करना भी चाहिए और करते भी रहे हैं। हर प्रदेशों में पिछले 20-25 वर्षों में एक स्थानीय दल बहुत मजबूती से उभरे हैं और उन लोगों ने सत्ता भी कब्जा किया है, और आज दुनिया में, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसने सत्ता की रोटी न चखी हो। अभी जो है केजरीवाल जी की पार्टी है, इसके अलावा बहुत से दल कुछ इलाकों में बहुत मजबूती से अपने ही प्रदेश में रहे, लेकिन प्रदेश में भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन जिस इलाके में थे बहुत मजबूत थे। राजनीति के शिवसेना नहीं, तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, मेरा जवाब, मैं उसी का आपका जवाब ही दे रहा हूं, सुन लें जी। तो ये मान लेना कि अगर किसी 200-500 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में किसी दल का उद्भव होता है तो वो पूरा देश को प्रभावित कर सकता है, ये तो समय बताएगा। नहीं, पूरा देश नहीं, मान लीजिए यूपी, बिहार, हरियाणा, 3-4 राज्यों में भी अगर प्रभावित करेगा, यूपी बिहार में कहीं भी नहीं, मान लीजिए जो लोग यूपी में भी हैं और मेजॉरिटी में आए हैं, या हरियाणा में हैं या बिहार में हैं, उनको मैं पिछले 15-20 वर्षों से देख रहा हूँ, बगल के स्टेटों तक बहुत प्रयास करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिली। चलिए अखिलेश जी, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। अखिलेश जी, या तो आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं। हम आपकी बात ही समझ रहे हैं, राजनीति में आपकी बात ही समझ रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। अखिलेश जी, एक बार सवाल को मैं फिर साफ करता हूं। राष्ट्रीय राजनीति को पिछले 20 साल में ऐसी पार्टियों ने भी प्रभावित किया जिसके 10 सांसद रहे, 15 सांसद है, क्योंकि गठबंधन सरकारें चली है। 15-18 सांसदों वाली पार्टी ने नकेल कस के रखा है सरकार का। तो अगर 10-12 सीटें भी किसी पार्टी की आती है, मतलब रखती है, लेकिन हम उस पर बात नहीं कर रहे। हम करें क्या, देश में जनता उबी हुई है, तभी तो दिल्ली में ऐसा हुआ कि एक परंपरागत पार्टी से अलग एक पार्टी आई और उसको कामयाबी मिली। लेकिन आप इसको शायद एक्नॉलेज दिल्ली में पहले भी किसी पार्टी ने नहीं किया और इसलिए नतीजा है केजरीवाल आए। एक बार हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन एक बार फिर से हम चलते हैं विनोद बिन्नी। आज केजरीवाल ने कहा कि अलग अलग पार्टियों के नेता भी अगर अपने दल में घुट रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, तो हमारे साथ आए, या तो अपनी पार्टी में बगावत करें, सुधारें, हमारे साथ आए। अब सवाल उठता है, वो आपके साथ आए और कुछ करें, लेकिन अगले 4 महीने 5 महीने में चुनाव होना है। बिहार यूपी का जातीय समीकरण है, जाति, धर्म और अलग अलग ढंग से वहाँ वोटिंग होती है। दिल्ली का कल्चर नहीं है मेट्रो कल्चर, वहाँ जिस तरह के का यहाँ मिडिल क्लास है, वहाँ कल्चर अलग है। दिल्ली की कामयाबी यूपी, बिहार, हरियाणा में दोहराई जाए कोई ज़रूरी नहीं, और दूसरी तरह दूसरी पार्टियों से आप अगर इकट्ठा करेंगे तो ये भानुमति का कुनबा होगा फिर। नहीं, देखो, हमारा ये मानना है, अरविंद जी ने जो बात कही है वो ये कही है कि जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं और किसी दबाव में राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो अपने दल को ठीक करें। अगर अपने को दल को ठीक नहीं कर सकते, छोड़ के हमारे साथ आएँ और हम उनका स्वागत करते हैं। अरविंद भाई ने एक बात और भी कही थी कि हम पीछे हो जाएंगे, उन लोगों को आगे कर देंगे अगर वो अच्छी राजनीति करेंगे तो। लेकिन कोई साफ सुथरी राजनीति में जो लोग हैं, ये अलग अलग दल में जो साफ सुथरे लगे, ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये पैरामीटर है, ये कैसे चेक करेंगे? किस मीटर से चेक करेंगे कौन साफ सुथरी छवि, कोई किसकी साफ सुथरी छवि नहीं? देखो, हमारा मानना ये जिसका दृष्टिकोण ठीक रहा हो, जिस आदमी का, जिसने साफ सुथरी राजनीति की हो, जिसने भ्रष्टाचार कम किया हो, जो देश के लिए सोचता हो, देश के लिए राजनीति करता हो, ऐसे लोगों के लिए हमने बोला है। चलिए संतोष जी, आपके पास मतलब ये नहीं है कि जो आदमी करप्शन करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, उन लोगों से बच के हमें राजनीति करनी है। चलिए संतोष जी,
जो सवाल मैंने इनसे पूछा वही चीज कि दिल्ली में जो कामयाबी केजरीवाल को मिली, दिल्ली का फैक्टर बिहार, यूपी, हरियाणा या आसपास के कहीं भी अगर शुरुआत भी करते हैं केजरीवाल, क्या उस तरह से वहां उनको कामयाबी मिल सकती है? जाति आधार पर यादव के अगेंस्ट यादव, कुर्मी के अगेंस्ट कुर्मी, राजपूत के अगेंस्ट राजपूत, पैसा, माफिया, तमाम तरह की ताकतें काम करती है। यहाँ इन्होंने कहा हमारे विधायक जो होंगे लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं रहेंगे, बड़े बंगले का सपना ना देखें, हम जंतर मंतर पर जन लोकपाल पेश कर देंगे, हम पब्लिक असेंबली करेंगे। ये सब चीजें इन्होंने ऐलान किया, हालांकि सरकार में नहीं है, होते तो क्या करते हो हम देखते। लेकिन इस तरीके से बिहार, यूपी और बाकी राज्यों में लोकसभा चुनाव के समय किसी तरह से अरविंद केजरीवाल की बढ़ती ताकत का आप अंदाजा लगा पा रहे हैं या ऐसा कुछ हो सकता है? संतोष जी, क्या जनता इस तरह की ताकत को एक्सेप्ट करेगी, इंतजार कर रही है? अजीत जी, आपके पहले सवाल का मैं जवाब दूं, मैं आपसे सहमत हूं, जो क्योंकि आपके सवाल में जवाब छुपा है। इस देश में असंतोष है, लोग बैड गवर्नेंस से, प्रो मार्केट पॉलिसीज से उबे हुए हैं, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, भूख बढ़ रही है, खेती घाटे का सौदा होती जा रही है, कोई भी तबका खुश नहीं है, सिर्फ अमीरों को छोड़ करके पैसा एक जगह इकट्ठा हो रहा है, इसलिए लोग तबाह हो रहे हैं, लोग नाराज हैं, लोगों में गुस्सा है। अरविंद जी के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है जो आप कह रहे हैं। उनके सामने उनके पास दिल्ली की कामयाबी का सेहरा है, लेकिन दूसरी तरफ उनके सामने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, सिर्फ उत्तर ही नहीं दक्षिण के भी अंतर्विरोध हैं। उन अंतर्विरोधों को अगर उन्होंने वैसे ही एड्रेस किया जैसे उन्होंने दिल्ली में किया, क्योंकि अजीत मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दिल्ली में पत्रकारों ने, राजनीतिक दलों ने अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ाने में 4 दिसंबर तक कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपके चैनल सहित हर चैनल ने अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ाया। नहीं, एक मिनट यहाँ मैं करेक्ट करूंगा संतोष जी, नहीं संतोष जी, यहाँ मुझे दखल देना पड़ेगा। ये भी फिर आपको मानना पड़ेगा कि अन्ना हजारे को जब वो पहली बार 2010 में बैठे जंतर मंतर पर, तब जब रामलीला मैदान में बैठे, तब जब दूसरी बार फिर जंतर मंतर पर बैठे, तब जब केजरीवाल ने अनशन किया, तब जितना नॉन स्टॉप कवरेज मीडिया ने दिया 24/7 पूरे देश ने देखा, वो एक बहुत बड़ी ताकत थी। इसको आप माने या ना माने, बहुत बड़ी ताकत होगी। 12 दिन रामलीला मैदान में, 4 दिन जंतर मंतर पर, देश ने अन्ना हजारे को उस तरह से पहली बार जाना, तो क्रिएशन ही मीडिया की है। आप बात क्रिएशन ही मीडिया की है। विषय अजीत विषय को भटकाइए मत। आप मैंने कहा मेरी दिल्ली के चुनाव की बात की, ऐसा नहीं हुआ। लोग तो ये 120 करोड़ का देश है, नहीं, बाकी लोग भी देश में काम करते मैंने हैं, दिल्ली लेकिन हर तरह से आप एक बात को घुमाकर फिराकर एक ही जगह लाकर खड़ी करेंगे। दिल्ली चुनाव की बात कर रहा हूं के साथ। दिल्ली चुनाव में आप सबने लगातार अरविंद केजरीवाल को अंडरमाइन किया। दिल्ली चुनाव में हर चैनल ने, हर अखबार ने, हर नहीं वो ठीक है। चलिए संतोष जी, कहा कि इनको संतोष जी नहीं आ सकती 5। अरे संतोष भाई मैं यही कह रहा हूं, मैं इसी को कह रहा हूं। नहीं संतोष जी, एक मिनट आपके पास आऊंगा। संतोष जी पहली बात, संतोष जी पहली बात, वो देखिए मीडिया का असेसमेंट सीटों को लेकर एक अलग चीज है, लेकिन आपको बता दें, हम दर्शक भी सुन रहे होंगे, न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल, एकमात्र एग्जिट पोल था जिसमें हमने 31 सीटें दी थी केजरीवाल को। पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है तो गूगल पर सर्च करके, यूट्यूब पर सर्च करके आप देख सकते हैं। मुझे पता है। तो सवाल ये उठता है कि उसके मैं आपकी बात को बिल्कुल ऑन करता हूं, आपने दिखाया था और उसके बाद के दौरान की बात बिल्कुल दिखाया था। चाणक्य ने पहले ही कह दिया था 3 दिन 4 दिन पहले। इशू पे आओ, जो इशू, हाँ इशू पर आते, चूंकि आपने इशू चेंज किया इसलिए हमें करना पड़ा। उसके ऊपर आइए, इशू पर आएंगे, क्योंकि आप ही ने इशू चेंज कर दिया। संतोष जी मैंने इशू नहीं चेंज किया। और संतोष जी आता हूँ, संतोष जी आता हूँ, संतोष जी आता हूँ आपके पास। संतोष जी एक संतोष भारती जी का जवाब दो। हाँ जवाब दीजिएगा एक मिनट। विजेंद्र गुप्ता जी, जब आप कहते हैं ना कि केजरीवाल मीडिया के क्रिएशन है, यही चूक आपकी होती है। मीडिया के क्रिएशन है तो जनता ने वोट दिया, 28 सीटों पर जनता ने जीता है, 20 सीटों पर नंबर 2 जनता की वजह से। तो जनता एक बहुत बड़ी फैक्टर है। आप इसी उलझन में रह गए कि मीडिया का क्रिएशन है, जमीन पर नहीं है, इसलिए गच्चा खा गए और इसलिए कांग्रेस में गच्चा खा। अभी मैं अजीत जी 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मुझे काफी देर बाद अपनी बात कहने का मौका मिला है। जी आ रहा हूं अखिलेश जी। पहला तो ये, जब मैंने कहा था कि अभी ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी। ट्रेलर का अर्थ होता है ट्रेलर में सबसे अच्छी चीज दिखाई जाती है और अच्छा सोचा और अच्छा समझाया जाता है। जब पूरी फिल्म सामने आती है तो पता लगता है वास्तविकता में फिल्म क्या है। मैंने उस एंगल से कहा था। दूसरा मेरा ये कहना है, जब मैं ये कहता हूँ मीडिया से क्रिएशन है, मीडिया के क्रिएशन का अर्थ ये है जब एक जगह बात को फोकस किया जाता है और उस बात को प्रायोरिटी से दिखाया जाता है और हाइप क्रिएट की जाती है,
तो आज की डेट में मीडिया एक सबसे बड़ा साधन है जो लोगों तक ये नहीं मानता, आप समझिए, मैं मेरी बात को पूरा होने दीजिए। यूपी में मुझे दौरे कर रहे थे, मुझे 24 घंटे बिल्कुल ठीक बात है। विजेंद्र जी, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। अगर मेरी बात कम्युनिकेट नहीं होगी तो डिस्कशन आगे बढ़ेगा कैसे? मेरी बात या तो आप पहले ही काट लीजिए, नहीं तो फिर बात मैंने कही नहीं है तो आप उसको काटेंगे कैसे? पहले बात पूरी होने दीजिए। कहिए। अजीत जी, बहुत साफ बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, मीडिया ने घर घर तक अरविंद केजरीवाल को पहुंचाया, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, लोगों को जो पहुंच रहा था वो अच्छा लगा। राहुल गांधी का जो पहुंच रहा था वो लोगों को अच्छा नहीं लगा। अब प्रश्न ये है कि जब बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है उसके दोनों फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। इस वाले मामले में फायदा हुआ है, लेकिन मीडिया ने ही पूरे मामले को दी है और 1 मिनट लोगों तक उस चीज को पहुंचाया है और पहुंचने के बाद लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, जितने भी लोगों ने किया। अभी सिर्फ नहीं, अभी 72% लोगों ने इस पूरी जो भी आप बात पहुंचा रहे हैं उसको माना नहीं है। 28% लोगों ने वोट दिया है और उसको हम अच्छी अचीवमेंट मानते हैं। कोई खराब, आपसे 3% कम है, अच्छी नहीं, बड़ी बात। 1 मिनट, मैं देखिए आप कंपैरिजन अभी मत करिए, लेकिन चलिए लेकिन मैं उसको अच्छा मानता हूं कि पहली बार में 28% लोगों ने उस बात को समझा है। 28% वोट उसको मिला, अच्छी बात है, इसलिए कि आपको 3% ज्यादा नहीं, हमें 3 नहीं है। अब आप देखिए, ऐसा मत कहिए। 33% हम 36% की पार्टी रहे हैं, हम 36% की पार्टी रहे हैं। हमारी डायरेक्ट फाइट थी कांग्रेस से। अब मैं इसको ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट मानता हूं। हम ब्रेक पे जाना होगा, कॉन्टेस्ट में हम सेटिस्फाइड हैं जितना वोट हमको जाना होगा, लेकिन हमें कम वोट नहीं मिला। 1980 की बनी हुई पार्टी 33 साल बाद 33%। देखिए, एक साल में उसको अगर अजीत जी आप चर्चा को, शब्दों को पकड़कर आगे बढ़ाएंगे। चलिए, क्या अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में नई ताकत बन सकते हैं? क्या केजरीवाल अगर लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला करते हैं, चाहे कुछ सीटों पर ही सही, कुछ राज्यों में सही, क्या वो चुनौती दे सकते हैं बीजेपी, कांग्रेस या दूसरी परंपरागत पार्टियों को? क्या वोटर, देश की जनता किसी नए ऐसे विकल्प की तलाश में है जिसका उस तरह का पारंपरिक राजनीतिक इतिहास न हो, जिसकी साफ सुथरी छवि हो, जिसके दामन में दाग न हो, धन बल बाहुबल से जिसका रिश्ता न हो? क्या ऐसे किसी विकल्प की तलाश जनता कर रही है? इसी सवाल पर हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक के पहले। हमारे साथ हैं अखिलेश प्रताप सिंह और संतोष भारतीय, स्टूडियो में विजेंद्र गुप्ता, आपके नेता विनोद कुमार बिन्नी जिन्होंने अशोक कुमार वालिया को हराया, विजेंद्र कुमार गुप्ता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली में, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन्हें भी शिकस्त दी। अखिलेश जी, मुझे लगता है एक पॉलिटिकल पार्टी का एरोगेंस पहले था, 1 साल पहले, 2 साल पहले, जब केजरीवाल को आप खारिज कर रहे थे कि केजरीवाल की कोई हैसियत नहीं है, नो कमेंट के मुद्रा में थे, कि केजरीवाल पर कमेंट करना भी अपमान मानते थे कि किस केजरीवाल का नाम ले लिया। उस केजरीवाल ने ऐसा हाल किया कि कांग्रेस का नाम लेवा नहीं रह गया, 8 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। अब सवाल उठता है लोकसभा चुनाव की बात। मैं फिर वही कह रहा हूं, क्या जरूरत नहीं है कि आत्ममंथन करें? जब राहुल गांधी कह रहे हैं, जब मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है, आज ही मणिशंकर अय्यर ने कहा, इसका मतलब देश में जनता, कांग्रेस, बीजेपी या ऐसी पार्टियां जिसका अतीत, जिसके नेता, जिसके विधायक, सांसद, उन पर तमाम तरह के इल्जाम हैं, करप्शन के, नॉन परफॉर्मेंस के, नॉन गवर्नेंस के, इसलिए ऐसे विकल्प की तलाश में हैं जैसे केजरीवाल या उनके लोग हैं और इसका फायदा हो सकता है उन्हें लोकसभा चुनाव में मिले। आप अगर अंडरस्टिमेट आज भी करते हैं तो। अंजुम जी, सफलता जब मिलती है तो उसकी जो कमियां बुराइयां होती हैं वो गौण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। आज आप जो अभी जिक्र कर रहे थे, संतोष भारती जी और आप भी, कितना मीडिया ने सपोर्ट किया केजरीवाल जी को, लेकिन अगर स्टिंग दिखाया तो आप लोगों पे जबरदस्त आरोप लगे, आप लोगों पे घरानों के द्वारा कई हजार करोड़ खर्च करके प्रचार करने तक की तोहमत भी लगाई गई। ये होता है फर्क कि जब अपने पे आने लगे तो किस तरह से पलटवार। दूसरी बात, पता नहीं क्या सच्चाई, हमें नहीं पता, हमने न्यूज़पेपरों में पढ़ा कि किसी विधायक पे आरोप लगे, अब उसकी जांच की बात कर रहे हैं। इसी तरह से तमाम और सांसदों, विधायकों पे भी एफआईआर लाज हुआ रहा होगा, तब ये उसको उस श्रेणी में गिनते थे। आज अब आ गए हैं सत्ता में, अगर आरोप लग रहे हैं तो अब उसकी जांच की बात हो रही है, लेकिन तब ये नहीं कहते थे
कि ये क्या जांच है, क्या रिपोर्ट है, उसमें नहीं सिर्फ एफआईआर लिख गया तो वो गुनहगार है। आप एक विधायक पर, एक विधायक पर आरोप लगा कि उस आरोप की पुष्टि नहीं है, वो पॉलिटिकल कंस्पिरेसी भी हो सकती है। हम आरोप की पुष्टि की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात अंजुम जी पूरी बात हो जाने दिया करें। बोलिए अखिलेश जी, बोलेंगे तो कैसे बात। बहुत अच्छा, बीजेपी कांग्रेस एक सुर में। अखिलेश जी बोलिए जी, जो आपको सपोर्ट कर रहे विजेंद्र गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा देखकर। आप बात कर रहे हैं अंजुम जी, हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि जब आपने ये बात कही, ये फैक्ट है जो आपने कही, लेकिन जब ये लोग आरोप लगाते थे तो ये फैक्ट आप भी नहीं बोलते थे कि आज सुबह से हमने चैनल पर दिखाया है, विधानसभा या लोकसभा के वो खबर भी आज सुबह से हमारे चैनल पर है लगातार। सुनिए, हम सिर्फ देखिए वही बात है कि राजनीतिक आंदोलनों के, किसके आंदोलनों के, सबको एक जमात में गिन के और उनका उपहास करना अलग बात होती थी। अब आए हैं, दूसरी बात, अभी आए हैं, अच्छे लोग राजनीति में आना चाहिए, अच्छे बने रहें, हमारी शुभकामना है। ताकत ऐसी चीज है ना, इसका निवाला अभी अंदर गया है इन लोगों के अंदर। जैसे निवाला जाएगा तो ये भी बीजेपी, कांग्रेस और बाकी समाजवादी पार्टी, बीएसपी की तरफ हो जाएंगे। अपने आप को बनाए रखें, अपने आप को बनाए रखें। आपके साथ यही समस्या है कि आप दूसरे की बात भाई जी को बता दूं कि शायद ये सब सबकी तरह आम आदमी पार्टी को मानना है। आम आदमी पार्टी में सारे लोग क्रांतिकारी हैं। बहुत से लोगों ने दिखाया, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो अभी आपने आमंत्रण दिया है सारी पार्टियों के लोगों को, तो वो क्या, कौन सा फिल्टर आपके पास, जरा उसको तो समझाएं। विजेंद्र जी आपके पास आएंगे। हम पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, समाज शास्त्री हैं और वरिष्ठ समाज के तमाम मुद्दों पर पुरुषोत्तम जी 25-30 साल से लिखते रहे। पुरुषोत्तम जी, जैसे कि अभी कहा अखिलेश जी ने, जब हम बात कर रहे हैं कि क्या देश में किसी ऐसे विकल्प की जरूरत है जो अरविंद केजरीवाल जिस ढंग की राजनीति के साथ आए, क्या जनता ऐसी साफ सुथरी पार्टी जिसमें आम आदमी हो, जिसका कहा जा रहा है जो दिल्ली में जो भी जीत कर आए उनका कोई सियासी अतीत नहीं है, क्या ऐसे विकल्प की तलाश है? या जैसा कि कह रहे हैं कि सब्जबाग बीपी सिंह ने भी दिखाया, हालांकि इस पर मैं चाहूंगा संतोष भारतीय का भी जवाब लेना। क्या जी, दोनों बातें सही हैं जी। आम आदमी पार्टी जैसे विकल्प की लोगों को तलाश अगर ना होती तो ऐसा परफॉर्मेंस उनका ना होता कि कांग्रेस 8 पे सिमट गई और बीजेपी 32 पर सिमट गई। और ये बात आम आदमी पार्टी भर की नहीं है। पुरुषोत्तम जी, कुछ तो सिमटना तो नहीं कहेंगे, लार्जेस्ट पार्टी है। अच्छा, लार्जेस्ट सही, मुझे बोलने पहले से बड़ा है हमारा। या तो आप बोल रहे हैं या मैं? दो लोग एक साथ नहीं बोल सकते, मुझे इसकी ट्रेनिंग नहीं। जी, बिल्कुल आप बोलिए। मैं जब मैं जब बोलता हूँ तो बोलता हूँ, जब सुनता हूँ तो सुनता हूँ। दोनों काम एक साथ करना मेरे मुझे बोलिए, मैं करेक्ट कर रहा था। हाँ, करते रहिए आप मुझे करेक्ट, आपका धन्यवाद। निवेदन ये है कि कोई तो वजह है कि ना तो भाजपा सरकार बनाने को तैयार है दिल्ली में, ना ऐसा कुछ करने को तैयार है। ये जो नैतिक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि इसके पहले भाजपा ने तोड़फोड़ नहीं किया या कांग्रेस ने तोड़फोड़ नहीं किया। कल्याण सिंह ने किया था, कल्याण सिंह ने किया था और तमाम लोगों ने किया है। कहीं ना कहीं ये एक नैतिक प्रभाव आपकी जीत का पड़ा है कि भाजपा को अपने 32, चलिए सिमट नहीं गई, 32 की भारी संख्या लेके भाजपा आई है, लेकिन उस भारी संख्या में 4 की कमी है और उस 4 के लिए भाजपा कोई प्रयत्न नहीं करना चाहती। ये आपके नैतिक प्रभाव का सूचक है। दूसरी बात, आप जैसे प्रयोगों के साथ समस्या ये है कि ये जब प्रयोग की दशा में होते हैं, विपक्ष में होते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सत्ता में आने पर जो सत्ता की वास्तविकताएं हैं, सत्ता का जो डायनेमिक्स है, इसके उदाहरण हम असम गण परिषद में देख चुके हैं, सन 1977 की इमरजेंसी के चुनाव के बाद की जनता पार्टी की हालत में देख चुके हैं। स्वयं जयप्रकाश जी ने राजघाट पर तमाम सांसदों को शपथ दिलाई थी कि अच्छा व्यवहार करेंगे, मिलकर रहेंगे, अपने राजनीतिक अतीत के अंतरों को भुला के चलेंगे, और वो सरकार जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2.5 साल भी ठीक से नहीं चल पाई। तो ये समस्या है और मैं, देखिए, आपके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं मानता कि आपके आने से एकाएक बड़ा भारी कोई परिवर्तन आ गया या आ जाएगा। एक शुरुआत है, इतिहास से सबक लेकर अगर ठीक से चले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तीसरी बात और अंतिम इस प्रसंग में, आपके लोगों को सारे के सारे पॉलिटिकल सिस्टम और सारे के सारे पॉलिटिकल क्लास को रबिश करने की आदत वाकई छोड़ देनी चाहिए। ये बहुत अहम बात कर रहे हैं, ये चाहे कांग्रेस, सबको चोरों, मैं पूरा कर दूं अजीत जी, कांग्रेस हो, भाजपा हो,
कम्युनिस्ट पार्टियां हों, सब में सचमुच ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए एक ईमानदारी और प्रामाणिकता के प्रतिमान भी बनाए रखे हैं। सभी पार्टियों की नीतियां हैं, सभी पार्टियों की नीतियों का विरोध किया जाता है, किया जाना चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन पूरे के पूरे पॉलिटिकल क्लास को, पूरे के पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को रविश करना, ये असल में एक तरह से फासिज्म के लिए जमीन तैयार करना है। बहुत अहम बात पुरुषोत्तम जी ने कही है, लेकिन उसमें एक बात बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगा होगा, पहले तो आपने खंडन किया, लेकिन एक और बात, लेकिन बाद में बहुत अच्छा बोला, एक नैतिक दबाव की बात, आपके पास आऊंगा, एक नैतिक दबाव आपके पास भी आऊंगा विनोद कुमार बिन्नी जी, एक नैतिक दबाव तो पड़ा कि पहले जोड़ तोड़ से सरकारें ऐसी बनी है कि कल्याण सिंह ने पूरी की पूरी पार्टी 35 लोगों को इधर किया, सरकार बन गई। जगदम्बिका पाल एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद क्या हुआ तमाशा हमने देखा। झारखंड में आयाराम गयाराम, भजन लाल पूरी पार्टी के साथ आयाराम गयाराम, इस देश में ये सब बहुत कुछ हुआ है। लेकिन इस बार जिस ढंग से बीजेपी सहमी हुई है कि हम कोशिश भी नहीं करेंगे, या कांग्रेस भी किसी जोड़ तोड़ में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये नैतिक दबाव इसलिए पहले हमने देखा है, आप ही से पूछ रहा हूं, पहले हमने देखा है कि 156 सांसद, हमें पता है सरकार में हम बहुमत नहीं साबित करेंगे, स्वेरिंग इन हुआ, 13 दिन बाद वापस आ गए, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, वापस आ गए। लेकिन अभी आप सहमे हुए बैठे, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये नैतिक दबाव तो बना है जो मैं इसको स्पष्ट कर दूं पुरुषोत्तम जी की बात को, और आपने जिसको आगे बढ़ाया, देखिए दिल्ली का सरफेस बहुत छोटा है, आप सोचिए समीकरण बहुत साफ है, स्पष्ट सामने नजर आते हैं। 32 विधायक हमारे पास हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी का कोई किसी भी प्रकार का, नदी के दो किनारे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इस देश की राजनीति में कांग्रेस भाजपा की पटरी कहीं बैठ ही नहीं सकती, सोचना भी मैं कहता हूँ लोगों को गुमराह करना। जिस बात को मैं आपको स्पष्ट पूरी बात तो कर दूं, पूरी बात तो सवाल ये है कि एक तो गुमराह करने का काम किया जा रहा है, बार बार वो एक बात करें बीजेपी कांग्रेस मिलकर सरकार बनाए, क्या ये संभव है? मैं सभी दर्शकों से पूछना चाहता हूं, अगर नहीं संभव है तो उसको क्रिटिसाइज करिए। दूसरी बात बिजली के दाम जो है सरकार ने बना सकते हैं, मैं आम आदमी पार्टी के साथ जा रहा हूं और कांग्रेस को मैं उनके साथ लेकर के आ रहा हूं। शकील अहमद ने खुद कहा है कि हम आम आदमी को सपोर्ट कर देंगे। अब प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 32 विधायक हैं, एक विधायक हमारे पास रामवीर शौकीन, जिन्होंने कहा मैं भाजपा को समर्थन दे सकता हूं, 33 तक हम जा सकते हैं, उसके बाद कोई रास्ता नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं नैतिकता का विषय तो है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 33 की संख्या तक हम जा सकते हैं, उसके आगे का कोई रास्ता नहीं है। लोकतंत्र में जनता ने बड़े मन से वोट किया है, सबको बोलना पड़ेगा। 96 में कल्याण सिंह ने 35 लोगों को, देखिए अब आप कुछ करेंगे तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, किसने क्या किया, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में भाजपा के पास 32 और जमा 1 इंडिपेंडेंट के ऊपर ये नैतिक दबाव जी। मैं यही कह रहा हूं कि मैं भाजपा की इस नैतिक पोजीशन से बहुत प्रभावित हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। निवेदन केवल ये है कि जिस माहौल में दिल्ली का चुनाव हुआ है उसमें ना हुआ होता तो भाजपा अब तक आपको तोड़ने फोड़ने की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। ये बहुत बड़ा सच्चाई है, इसको हमें फेस करना चाहिए। अभी कम से कम ये कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहता कि जनता की नजर में तुरंत एक्सपोज हो जाए। एक ये माहौल जरूर आपका बना, इसका श्रेय जाता है। संतोष जी आपके पास आऊंगा, लेकिन विनोद कुमार बिन्नी सबसे पहले एक बात इन्होंने कही, बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बहुत सारे उम्मीदवारों से प्रयास किया है मिलने का, ये जो सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जाती है, मैं कहता हूं ऑन रिकॉर्ड लाइए और मैं आपकी पार्टी के सभी विधायकों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं अपनी पार्टी में रहे। हम किसी भी पार्टी को तोड़ने में विश्वास नहीं रखते, ये हमारा स्पष्ट मत है। लोगों को गुमराह मत करिए, सिंपैथी गेन मत करिए, सिंपैथी से पॉलिटिक्स नहीं होती है, तोड़ने में विश्वास रखें बिल्कुल नहीं। पहले विधायकों को दिल्ली का सरफेस छोटा है, पहले विधायकों को गोवा में रखा गया 5 स्टार वही बता रहा हूँ, दिल्ली का सरफेस छोटा है। अर्जुन मुंडा कैसे सरकार बना रहा है सब पता है। चलिए इस पर बात करेंगे तो हम दूसरी दिशा में जाएंगे। चलिए इस पर बात करेंगे, हम दूसरी दिशा में जाएंगे, क्योंकि फिर जोड़ तोड़ की राजनीति पर हमारी बात हो जाएगी। संतोष जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम जहां जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे वहीं आते हैं कि इस जोड़ तोड़ की राजनीति, तमाम तरह की तिकड़म की राजनीति, तमाम और आरोपों की राजनीति, सही कहा पुरुषोत्तम जी ने, उसी राजनीति में उसी 543 सांसदों की संसद में बहुत सारे साफ सुथरे सांसद भी होंगे, देश में सैकड़ों अच्छे विधायक भी होंगे, लेकिन इन सब के बीच
केजरीवाल जैसे शख्स का आना आम आदमी के बूते, आम आदमी के नाम पर, क्या ऐसा विकल्प अभी भी गुंजाइश है? समय समय पर ऐसे विकल्प आजमाए गए लेकिन लंबे समय तक चले नहीं, चाहे 89 में, चाहे जिसका जिक्र किया जनता पार्टी के समय में। क्या ऐसे विकल्प की गुंजाइश है और अगले 5 महीने में क्या हो सकता है चमत्कार? 4-5 महीने बचे हैं। देखें, गुंजाइश तो है, चलेगा या नहीं चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अरविंद केजरीवाल की जिस एक चीज़ ने प्रभावित किया वो चीज़ है कि हम किसी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे, जबकि दोनों तरफ से अंदर खाने उनके पास ऑफर हैं। जैसा आपने कांग्रेस के बारे में अभी बताया कि शकील अहमद ने क्या कहा, आप याद कीजिए नरसिम्हा राव ने अपनी सरकार बचाने के लिए आवाज आ रही है, मुझे लगता है कि ऑडियो की प्रॉब्लम है। प्रमोद महाजन ने अटल ऑडियो, मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ चलिए संतोष जी बोलिए, शायद आपके पीछे कोई भाषण दे रहे हैं, उनकी भी आवाज आ रही है। संतोष जी मेरा सिर्फ इतना कहना, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मुझे लगता है अरविंद जी को अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और इस देश को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चंगुल से निकालने के लिए उनके पास क्या आर्थिक नीतियां हैं, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, ये उनको साफ करना पड़ेगा। क्या वो FDI का सपोर्ट करते हैं? क्या वो विदेशी कंपनियों को यहाँ लाना चाहते हैं? अगर इन सारी चीज़ों को वो उन्होंने कहा कि अपना दिमाग सीधे साधे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, तो शायद वो सार्थक विकल्प। विनोद कुमार बिन्नी विधायक हैं, नए नवेले विधायक हैं, चुनकर आए हैं पहली बार। अशोक वालिया को हराया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। विनोद कुमार बिन्नी, बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, हौसला आपका है, 1 साल आपके पास वक्त था, आपने कर दिखाया, चुनाव में 5 महीने बाकी हैं, लेकिन 5 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा? अगर कहीं गुंजाइश भी है तो 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद नोटिफिकेशन होगा, और दिल्ली का चुनाव और देश में लोकसभा का चुनाव, अलग अलग राज्य के सब जगह के समीकरण, जातीय समीकरण, जो जमीनी हकीकत सब अलग होती है और उसमें तमाम चुनौतियां होती हैं जिसका जिक्र, और उसके बाद आपको अपना एजेंडा भी क्लियर करना पड़ेगा जिसका जिक्र संतोष जी ने कहा। नहीं, हमारा एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है, महंगाई के खिलाफ हमारी लड़ाई है, बिल्कुल स्पष्ट एजेंडा है हमारा, ऐसा नहीं है। और हम बिल्कुल चाहते हैं कि इस देश में स्वच्छ और साफ राजनीति हो, अच्छे लोग इस राजनीति में आए। अब तक तो सारे माफिया और सारे जितने भी गुंडे माफिया लोग थे, उसमें बहुत सारे लोग राजनीति में घुसते थे, अच्छे लोग हमेशा राजनीति से बचते थे। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सारे लोग राजनीति में अच्छे नहीं है, बहुत सारे लोग राजनीति में अच्छे हैं, और हम हमेशा अरविंद जी ने कहा है कि अच्छे लोगों को अच्छी राजनीति करनी। जब आप ये बोलते हैं ना बिन्नी जी कि अब तक सारे माफिया और गुंडा आए, यही आप गलत करते हैं, क्योंकि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पुरुषोत्तम जी छोड़ के आपके पास भी आऊंगा अखिलेश जी। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बिल्कुल सही आपने कहा, और उस पर आपका जन लोकपाल जिसकी अपनी समस्याएं हैं, जिस पे मैं चर्चा अभी नहीं करना चाहता। सवाल ये नहीं है, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये समस्याएं हैं, इनको हल करेंगे, ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ समस्याओं को एड्रेस करने का स्पेसिफिक एजेंडा है। सारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने की, सारे देश की समाज व्यवस्था को चलाने की, किस दिशा में ले जाने की वो नीति क्या है। जैसे एक स्पेसिफिक सवाल अभी संतोष जी ने पूछा, FDI पर आपकी नीति क्या है, या और दूसरे मुद्दों पर आपकी नीति क्या है। मिसाल के तौर पर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर आपकी नीति क्या है। विभिन्न राज्यों के बीच नदियों के जलों के बंटवारे को लेकर झगड़े होते रहते हैं, इन पर आपका क्या कहना है। कहने का मतलब ये, हम सबकी आपके साथ सहानुभूति है, हम सबकी आपके साथ सहानुभूति है, यहाँ तक कि आपके जो विरोधी रहे हैं वो भी आप लोगों की इस समय सराहना कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि इस समय आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि आप लोगों के सामने रखें कि भ्रष्टाचार और महंगाई जो पॉलिटिकल इशूज हैं, लेकिन जो इलेक्शन इशू थे उसके आगे क्या है। निवेदन यह है कि और भी गमे जमाने में भ्रष्टाचार के सिवा गवर्नेंस केवल भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, इसलिए इन चीज़ों पर विचार करना। भ्रष्टाचार तो एबरेशन है, गवर्नेंस दूसरा है। गवर्नेंस के लिए आपकी नीतियां चाहिए, जहां एबरेशन है वहां भ्रष्टाचार है। अखिलेश जी, वक्त कम है, आपका कमेंट चाहूंगा। जो कुछ कहा, जो पुरुषोत्तम जी ने भी कहा, और नीति की पैदाइश है। मैंने सुना, मैं बता रहा हूँ जी। अंजुम जी, कुछ ज्यादा दूर तक की बातें हम लोग कर रहे हैं। 7-8 लोकसभा सीटों तक में अपनी काफ़ी बड़ी सफलता पा लेने वाले से अगर 570 लोकसभा सीटों के परिप्रेक्ष्य में हम उम्मीद करें तो थोड़ा जल्दबाजी हो। नहीं, बिल्कुल हम कर भी नहीं रहे। 570 के परिप्रेक्ष्य में तो बीजेपी भी नहीं करती, कांग्रेस के दिल्ली में कांग्रेस के विरुद्ध 2 दलों को जनादेश मिला है।
अब उसके बाद की भूमिका में ये दोनों दल राजनीति में, इस देश के लोकतंत्र में, संविधान के तहत क्या भूमिका निभा रहे हैं, आज महत्वपूर्ण वो है। क्या दोबारा चुनाव में जाना है? क्या उसके बाद भी अगर हंग आती तो क्या होना है? क्योंकि जनादेश इन्हीं दोनों को मिला है। और आप ये कहें कि स्पष्ट नहीं मिला है, जब तक स्पष्ट नहीं मिलेगा तो उस पर क्या क्या कैसे कैसे करते रहना है, वो धीरे धीरे इन लोगों का रुख स्पष्ट होता जा रहा है। चलिए, तो ये भी एक बड़ा बड़े सवाल है जिसका जवाब चाहिए। वक्त की कमी है, वक्त की कमी। इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। साथ में ये भी है कि चुनाव में सिर्फ 5 महीने बाकी हैं, 3 महीने बाद नोटिफिकेशन होगा। इतने कम वक्त में अरविंद केजरीवाल क्या कर पाएंगे? दिल्ली में 3 साल में जो कुछ उन्होंने किया, 5 महीने में कोई क्या कर सकता है? लेकिन फिर भी उम्मीद से दुनिया है, और अगर उम्मीद है केजरीवाल को, तो क्या देश की जनता केजरीवाल को कुछ सीटों पर ही सही केजरीवाल समर्थित उम्मीदवार को अपना समर्थन देगी, या केजरीवाल देश की राजनीति में, लोकसभा चुनाव की राजनीति में 10-20 सांसदों के साथ भी किसी तरह का दखल दे पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।